योगेश कुमार सिंह। आज मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के इतिहास सब्जेक्ट से मैं आपको अशोक के बारे में, मौर्य सम्राट अशोक के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, अशोक एक महान सम्राट था और भारतीय इतिहास में उसका एक अद्वितीय स्थान है। वह सम्राट के रूप में उसने युद्ध में विजय तो प्राप्त किया ही था, उसके साथ साथ उसने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने का काम किया, जिसकी वजह से उसकी गणना भारत ही नहीं विश्व के महान सम्राटों में की जाती है। मैं अब आपको आगे बताने शुरू करूंगा। उसके पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, उसके पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उसके पश्चात बिंदुसार सम्राट बना, जो 273 ईस्वी पूर्व तक शासक रहा। और उसकी उपलब्धियां कोई खास नहीं रही, लेकिन उसने एक कार्य जरूर किया कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो भी विजित प्रदेश थे भारतवर्ष के, उनको उसने अक्षुण्ण रखा, उन प्रदेशों को उसने बनाए रखा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। यह उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक, जो कि उसका उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन बिंदुसार के 100 पुत्र थे और उनमें आपस में उत्तराधिकार का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर मगध की गद्दी प्राप्त की थी और उसके लिए सत्ता का बहुत बड़ा संघर्ष उनके भाइयों के मध्य हुआ था। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और 236 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया था। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में या उसके विषय में जो स्रोत हैं वो कई तरह से हैं। मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में उस समय के रचनाएं, उस समय की तत्कालीन रचनाएं, दीपवंश, महावंश, बुद्ध घोष की रचनाएं, दिव्यावदान, अशोकावदान, राजतरंगिणी और उसके साथ साथ पुराण तथा विदेशी बहुत सारे लेख थे, जिनके माध्यम से हमें अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व संबंधी जो स्रोत हैं, उनमें स्वयं अशोक के ही 14 बृहत शिलालेख थे और कुछ लघु शिलालेख थे, जिनके जरिए उसके शासनकाल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य रूप से अशोक के अभिलेख थे, गिरनार अभिलेख, नागार्जुनी अभिलेख और गुहा लेख भी थे उनके, जिनके जरिए अशोक के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी मां का नाम था सुभद्रांगी। वो उसके पिता उसके मां को उतना अधिक मानते नहीं थे या स्नेह नहीं रखते थे, जिसकी वजह से उसे अन्य राजकुमारों के समक्ष उसको उतना महानता या उतना स्थान नहीं मिलता था, उसको विशेष महत्व नहीं मिलता था। इस वजह से अशोक के मन में अपने भाइयों के प्रति कटुता भी थी और कहा जाता है कि शुरू में अपने आरंभिक दिनों में अशोक बहुत ही क्रूर था, क्रूर एक तरह से था और उसने उज्जैनी और तक्षशिला में राज्यपाल या गवर्नर के रूप में भी कुछ समय तक कार्य किया, शासन किया। वो मौर्य वंश के शासक
के अधीन कार्य कर रहा था। जैसा कि हमने बताया आपको कि उसके पिता बिंदुसार के 100 पुत्र थे, यानी उसके 100 भाई थे, लेकिन वो सभी सौतेले और सब मिला करके थे। उसने अपने भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त किया। इस तरह से जब वो 273 ईस्वी पूर्व में राजा बना तो उसके पास एक विशाल साम्राज्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया और उसके पिता बिंदुसार ने उसको अक्षुण्ण रखा था। उसके बाद उसका एक विशेष या प्रमुख युद्ध जो इतिहास में बहुत ही चर्चित है वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग उस समय उड़ीसा राज्य में दक्षिणी उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र जो उड़ीसा का है उसमें एक कलिंग नाम का एक राज्य था, जिसका राजा उस समय नंदराज था। उसके बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके एक स्वयंभू राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था। यह बात अशोक को उचित नहीं लगी और उसने एक विशाल सेना लेकर कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग का जो युद्ध है बहुत ही भयावह युद्ध हुआ। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बहुत ही ज्यादा घायल थे, उनको बंदी बनाया गया और काफी लोग ऐसे थे जिनका पता नहीं चला, लापता हुए। इस प्रकार बहुत ही भयंकर नरसंहार हुआ। इस युद्ध में जो मारे गए लोग थे उनके परिजन, उनके पिता, भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, वो उनके शवों के साथ जब नरसंहार हुआ तो बिलक बिलक कर रो रहे थे। और यह बहुत ही द्रवित करने वाला दृश्य था। जब युद्ध की समाप्ति के बाद अशोक ने यह दृश्य देखा तो वह स्वयं द्रवित हो गया और उसे बहुत ही ग्लानि हुई अपने ऊपर कि मैंने क्या कर दिया। और उसी समय उसने प्रतिज्ञा की कि मैं भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं करूंगा और अहिंसा का मार्ग उसने अपनाने का प्रतिज्ञा कर ली। और उसने उस समय जो बौद्ध धर्म था तत्कालीन बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वह लग गया। उसने कलिंग को अपने शासन में शामिल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। अब आता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा प्रयास किया। उसने अपने दूतों से, यहाँ तक कि अपनी पुत्र पुत्री को भी श्रीलंका में भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा उनके पुत्र और पुत्री थे जिनको उन्होंने श्रीलंका में भेजा था। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में उसने इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और भारतवर्ष में तो उसने बौद्ध धर्म को राजधर्म की संज्ञा दे दी थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक का जीवन महानता की पराकाष्ठा को छूता है। आज हम अशोक के विषय में इतनी ही बात करेंगे। अगले क्लास में अशोक के धर्म के बारे में, उसके शिलालेखों के बारे में और अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।